छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महासमुंद, जांजगीर चांपा और कोंडागांव जिलों में लागू हुआ पूर्ण लॉकडाउन। प्रदेश में अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की हुई पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और कल देश भर में मनाया जाएगा कारगिल विजय दिवस। भिलाई में शहीद कौशल यादव को दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में निर्धारित अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। महासमुंद जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक दूध, सब्जी, पेट्रोल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर छूट दी गई है। इसके अलावा शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक दूध बांटने वालों को भी अनुमति दी गई है। मेडिकल स्टोर्स और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है। जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वालों और दुकान खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जिले के नगरीय क्षेत्रों में चेक पॉइंट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। साथ ही लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई है। हमारे जिले महासमुंद में केसेस का प्रोफाइल देखते हुए केवल 3 नगरीय निकाय महासमुंद, बागबाहरा और बसना में 25 तारीख से 31 तारीख दोनों डेट्स इंक्लूडेड, यानी कि कुल 7 दिवस के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। ये लॉकडाउन के दौरान इन नगरीय निकाय क्षेत्रों में किसी प्रकार का आवाजाही और बिना पास या अनुमति के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसमें रोजमर्रा के चीज की जो वस्तुएं हैं जैसे कि फल, सब्जी, दूध के विभिन्न पदार्थ, इनको छूट दी गई है। इनकी बिक्री हो सकती है। और हम लोग किराना के संबंध में, किराना की जो दुकानें होंगी वो बंद रहेंगी, परंतु उनका होम डिलीवरी अलाउड है। हमने इसके अलावा पेट्रोल पंप्स और डीजल विक्रेता और जो गैस सिलेंडर्स हैं, ये लोग, इनका भी सेल अलाउड रहेगा। इन सब गतिविधियों के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के लिए समय दिया गया है। उधर जांजगीर चांपा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 30 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके पहले जिला प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जांजगीर चांपा और सक्ती के कई इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासन की टीम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की मोटरसाइकिलें भी जब्त की। वहीं मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। नगरीय क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन पर दर्जन भर दुकानों को भी सील कर दिया गया। चांपा के एसडीएम बजरंग दुबे ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने की अपील की जा रही है। हमने नगर पालिका चांपा को 7 जोन में बांटा है और सभी जोन में हमारे राजस्व के पुलिस के कर्मचारी डटे हुए हैं। और आज लॉकडाउन का पहला दिन है। हमने यादव किराना दुकान को सील भी किया है और लगभग 150 से ज़्यादा लोगों पर चालानी कार्रवाई कर चुके हैं। और लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है टाइमिंग को लेकर, तो हम जब मिल रहे हैं उनसे तो उन्हें क्लियर भी कर रहे हैं। और फिर से सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करें और जिला प्रशासन का सहयोग करें।
इसी तरह कोंडागांव जिले में भी विश्रामपुरी विकासखंड को छोड़कर आज से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान यहां सब्जी और फल की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र और राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा लॉकडाउन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में आज भी अलग अलग जिलों में कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,000 के करीब पहुंच गया है। प्रदेश में कल 426 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी। इनमें राजधानी रायपुर में एक ही दिन में 244 कोरोना मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,819 हो गई है। वर्तमान में 2,216 सक्रिय कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच कोरोना पॉजिटिव 2 मरीजों की मौत भी हुई है, जिन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कुल 36 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। रायपुर जिले में कम लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब घरों पर ही किया जाएगा। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि रायपुर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए होम आइसोलेशन पहले डॉक्टरों पर लागू किया जाएगा। मरीज के घर में अलग हवादार कमरा और अलग शौचालय होने पर ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव से टेलीफोन पर कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्लाज्मा थेरेपी सहित अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण के उपायों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। श्री बघेल ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना का इलाज नहीं है, न ही वैक्सीन आ पाया है। इससे बचाव में ही सुरक्षा है। गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर और फिजिकल डिस्टेंसिंग का लगातार कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए अस्पतालों में पर्याप्त बेड उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 8,50,000 लोग ठीक हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में रात 8 बजे इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बीजापुर जिले को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जून 2020 की स्थिति में जारी की गई आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बीजापुर जिले ने विभिन्न मानकों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर जिले वासियों सहित जिला प्रशासन की टीम को बधाई दी है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन और बुनियादी अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए बीजापुर ने पूरे देश में सर्वाधिक 2.3 अंकों की वृद्धि की है। आकांक्षी जिले के रूप में देश के 112 जिले शामिल हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत मेड़पार में करीब 47 गायों की मृत्यु की घटना के विभिन्न पहलुओं की जांच जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। जांच के बाद इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और कलेक्टर बिलासपुर को इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि मेड़पार गांव में गायों की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बताया गया है कि प्राइमरीली रीज़न वहाँ पे सफोकेशन के करके लगभग हमारी 45 जो गायें हैं उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है।
इसको लेके प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। वहाँ पर मौके पर हमारी सीनियर ऑफिशियल्स की टीम गई, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, और वहाँ पे जितने भी मवेशी थे जो अभी ज़िंदा थे और जिनको प्राइमरी उपचार की ज़रूरत थी, उनको वहाँ पर बचा लिया गया है, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर। और जिन गाय की मृत्यु हो गई थी उन्हें प्रॉपर वहाँ पे बरियल ग्राउंड में उनका बरियल कर दिया गया है। और इस चीज़ को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हुए हमारे द्वारा जो प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट की सेक्शन 13 के अंदर और सेक्शन 429 आईपीसी के अंदर एफआईआर रजिस्टर करवा दी गई है। प्रशासन के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत बनाए गए गौठान, रोका छेका अभियान और गोधन न्याय योजना का उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा है, न कि पशुओं को किसी भी तरह की हानि पहुंचाना। आज नाग पंचमी का पर्व छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में परंपरागत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर लोगों ने नाग की पूजा अर्चना की। इस बीच 16,000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर चुके पेंड्रा के रहने वाले सर्प मित्र द्वारिका कोल ने आज कई सांपों को प्राकृतिक रहवास वाले स्थानों और जंगलों में छोड़ा। द्वारिका के सांप पकड़ने की कला को उसकी 8 साल की बेटी आकांक्षा ने भी सीख लिया है और वो भी सांप को न केवल पकड़ लेती है बल्कि किसी खिलौने की तरह खेलती है। द्वारिका कोल ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रकार बच्चों को सांपों से खिलवाड़ न करने दें, ये जानलेवा भी हो सकता है। बहुत है, मगर जिनमें से 3 प्रजाति जो बहुत जहरीला होता है। एक होता है कोबरा, जिसको अपन नान बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में अपन गौहा डोमी बोलते हैं। एक होता है डंडा करैत, जो कॉमन करैत होता है, जिसको अपन कैली भी बोल सकते हैं। और एक होता है रसल स्वाइपर, जिसको अपन जदर्रा, फुरसा ये भी बोलते हैं उसको। 3 प्रजाति में बहुत जहर होता है, जिससे लोगों को बचने की बहुत ज़रूरत होती है। इन सब सांपों को आप बड़े आसानी से पकड़ करके हो गया। शुरू से क्या है 20-25 साल हो गया है इनके बारे में। अब धीरे धीरे इनके नेचर के बारे में समझ गए हैं, इसलिए थोड़ा डर कम हो गया है। और उनको पकड़ कर उन्होंने लोगों को सांप काटने पर बचाव के लिए तत्काल अस्पताल जाने और झाड़ फूंक नहीं करने की अपील भी की। कल देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। 20 साल पहले भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान को परास्त कर कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की शहादत को याद किया गया। कारगिल युद्ध में भिलाई के लांस नायक कौशल यादव भी 25 जुलाई 1999 को शहीद हुए थे। भिलाई के हुडको स्थित शहीद वाटिका में आज आयोजित कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिकों, आम नागरिकों और शहीद परिवार के लोगों ने शहीद कौशल यादव के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के समय सेना के विभिन्न अंगों में शामिल और कारगिल युद्ध में अपनी भागीदारी निभाने वाले पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के बारे में अपने अनुभव लोगों के साथ साझा किए। हमारी जो यूनिट है 10 मैकेनाइज, वो कारगिल युद्ध में एकदम टॉप पे तो नहीं गई, लेकिन सपोर्टिंग फायर के लिए हमारे पास जो टैंक है उस टैंक के माध्यम से हम सपोर्टिंग फायर के लिए नीचे थे। और जैसे जैसे हमारे को आदेश मिलते गए हम टैंक के माध्यम से, क्योंकि हमारी टैंक यूनिट है, बेन जो आगे जाने वाली जो है इन्फेंट्री टुकड़ी वो आगे जाती है और आर्टिलरी, मैकेनाइज, आर्मर्ड ये पीछे रहती है। गोला के माध्यम से फायर किया और हमको जैसे हमारे अधिकारियों का आदेश मिलते गया वैसे वैसे हम लोग काम करते गए। काफ़ी जब युद्ध आगे बढ़ गया है तो पीछे से जैसे इन्फेंट्री ट्रूप आगे जाती है, इन्फेंट्री ट्रूप आगे जाने के बाद पीछे जो मैकेनाइज और आर्मर्ड और जो आर्टी जाती है, उनके सपोर्ट के बिना कोई युद्ध नहीं होता है। एक जो डिफेंस होता है, एक आर्मी होता है, एक टीम वर्क होता है, सब मिलकर उसको काम करते हैं। जब हम लोग को अप्रैल में आदेश मिला हुआ था कि जितने भी जम्मू श्रीनगर एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए हम लोग को डिप्लॉय किया गया था लड़ाई के दौरान पर, हम लोग उस समय पर वहाँ पर थे। जितने भी दुश्मन के फाइटर जहाज आते हैं उनको रोकने के लिए एडी का ही काम होता है और हम लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी को एक बहुत ही दुरुस्त पूर्वक निभाए। और दूसरी चीज़ ये रही है कि हमारे ऊपर से आदेश मिला, जैसे इन्फेंट्री हुआ, आरटी हुआ, इन लोग आगे जाते हैं। आरटी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक मीडियम आरटी होती है, एक एयर आरटी होती है। मीडियम आरटी को, टैंक को एयर हवाई जहाज से बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर डिप्लॉय थे और हमारी फौज आगे थी। उस दौरान पर हम लोग रात दिन एक्टिव थे और 24 घंटा हमारी नज़र आसमानों पर ही रहती थी। जो भी जहाज आता था हम उसको मतलब रेंज पर लेते थे।
इस अवसर पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।